ब्रेक के बाद फेस टू फेस में आपका फिर से स्वागत है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कैप्टन अभिमन्यु के साथ। कैप्टन साहब, अगर बात करें गुजरात मॉडल की तो बीजेपी हर जगह पर पूरे देश में गुजरात मॉडल का प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली गुजरात की बात करूं तो गुजरात जो है सामाजिक सुविधाओं के मामले में देश में 17वें नंबर पर है। और अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की और विदेशी निवेश की अगर बात की जाए, निवेश की बात की जाए, तो उसमें भी कई राज्यों से पीछे है। आखिर क्या है ये गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल को आप इस दृष्टि से समझना पड़ेगा कि आज गुजरात के सभी गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली की सुविधा मिल रही है। गुजरात की सड़कें आज देश में सबसे बेहतर हैं। गुजरात की जो औद्योगिक तरक्की है वह देश में आज सबसे आगे है और उसका लाभ आम समाज को मिल रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, हैरानी होगी कि गुजरात की जो कृषि की विकास दर पिछले 12 वर्षों में है वह 11.4% है, बल्कि राष्ट्र की जो कृषि की विकास दर है वो 4% से भी नीचे है। और गुजरात के अंदर कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं बनाई गई हैं कि सिंचाई की सुविधाएं, मोर क्रॉप पर ड्रॉप की नीति बना करके गुजरात के अंदर बिजली के उत्पादन के लिए एक कोयले की खान नहीं है, एक बड़ी नदी नहीं है। उस सब के बावजूद बिजली उत्पादन में 24 घंटे बिजली देने में गुजरात सक्षम हुआ है। ये सब नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण कि आज गुजरात के सामान्य विद्यालयों में और अस्पतालों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं, उनका एक बेस से आपको तुलना करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जी को 12 वर्ष पहले या उससे पहले गुजरात में उसकी क्या स्थिति थी और उसकी जो सुधार की जो दर है वो आपको हैरानी होगी जान करके वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। और गुजरात मॉडल वो है कि जिसके विकास को सर्वस्पर्शी किया है, सर्वव्यापी किया है। किसने कल्पना की थी कि साबरमती नदी जो सूखी नदी मानी जाती थी, जिसमें 100 साल से ज़्यादा पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो नदी सूखी दिखाई देती है, नर्मदा का पानी वहाँ पर पहुँचा करके उस नदी को जीवंत किया है, साबरमती की संस्कृति को जीवंत किया, उसकी सभ्यता को जीवंत किया है। शहरों के विकास में अहमदाबाद हो, सूरत हो, राजकोट हो, गांधीनगर हो, आज अहमदाबाद का जो BRTS का जो प्रोजेक्ट है वो उसकी सराहना देश में सर्वश्रेष्ठ के तौर पर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी वो BRTS का प्रोजेक्ट जो है सराहा जा रहा है, क्योंकि उसके बदले में 4 से 5 लाख कारें अहमदाबाद की सड़कों से हट करके बस से लोग आज जो है ट्रैवल कर रहे हैं, यातायात का साधन का उपयोग कर रहे हैं। गुजरात के भूकंप के बाद, गुजरात की गोधरा की त्रासदी और उसके जुड़े हुए दंगों के बाद 12 वर्ष से गुजरात में अमन, शांति, चैन, भाईचारा, विकास इस कदर कि एक भी दंगा ना हो। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी कि रात के 2 बजे भी बहन बेटी स्कूटी पर गहनों से लद करके जाए तो कोई आंख भी उठा करके देख नहीं सकता। ऐसा विकास जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी को लगातार चुना जा रहा है। हर बार गुजरात विकास की मॉडल की बात की जाती है, लेकिन क्या एनडीए का जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप एनडीए के कार्यकाल की बात करते एक स्पेसिफिकली स्टेट को छोड़कर? हम एनडीए के विकास को ही मूल आधार मान करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस देश की राजनीति के अंदर एक परिवर्तन किया, वो कि गैर कांग्रेसी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। दूसरा, देश की राजनीति की दिशा को बदला कि कांग्रेस ने परिवारवाद, जातिवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हाईलाइट क्यों नहीं किया जा मैं रहा? आपको वो कि आज भी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव कोई वोट बैंक के ऊपर नहीं लड़ रहे, हम जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं लड़ रहे, हम सुशासन और विकास के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं। यह चिंतन, यह दर्शन देश की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 6 साल की सरकार थी उसने दिया कि सुशासन और विकास के नाम पर 2004 में भले हम चुनाव हारे, लेकिन हमने देश की राजनीति की चर्चा की दिशा को बदला। और आज भी हम उन्हीं कामों को लेकर के हम क्या कह रहे हैं, फिर से वही होगा कि देश की नदियों को जोड़ने की योजना बनेगी, देश का स्वाभिमान विश्व के अंदर फिर से भारत महाशक्ति बनकर के उभरेगा। लेकिन बार बार जिक्र किया जाता है गुजरात का। गुजरात एक मॉडल है जिसकी सराहना विकास का भारत के अंदर एक परम पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ एक विकास की सर, गुजरात को 2002 के बाद से दंगा मुक्त कहा जाता है, दंगा मुक्त प्रदेश। इस बात का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 2002 के दंगों के बाद एक भी वहाँ पर दंगा ना होना, कि कानून व्यवस्था का ईमानदारी से पालन करना, ईमानदारी से लागू करना,
विकास की गंगा को इतनी तेजी से बढ़ाना कि वहाँ पर रहने वाले 6.5 करोड़ गुजरातियों में से 60 लाख मुसलमान भी उस विकास से लाभान्वित हुए हैं। उस विकास के कारण समाज की मुख्य धारा में साथ लगते हुए, अपने व्यापार और उद्योग को बढ़ाते हुए, अपने रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाते हुए आज वो गौरव से गुजराती अपने आप को कहते हुए आज एक मॉडल का, जो गुजरात मॉडल कहा जा रहा है, उसके वो भागीदार बने हैं, उसमें उन्होंने योगदान दिया है। और सर उसी गुजरात मॉडल के अंदर एक और जो बार बार इल्ज़ाम जो लग रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगाते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जो हैं अडानी और अंबानी से मिले हुए हैं। केजरीवाल जी ने अपने आप को इस प्रकार के उल-झुल बयानबाजी के कारण हास्यास्पद स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। देश की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने निराश किया है कि गैर जिम्मेदाराना उवाच, नारेबाद की राजनीति, केवल धरना प्रदर्शन की गैर जिम्मेदाराना राजनीति जो उन्होंने की है, कि गुजरात में जा कर के कहते हैं मैंने एक दिन में सब कुछ देख लिया, गुजरात में कोई विकास नहीं है। कभी कहते हैं मोदी जी की कोई लहर नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया। वह अपने आप में एक स्वयंभू संस्था बन गए हैं, जो पुलिस भी वही हैं, आरोप लगाने वाले भी वही हैं, गवाह भी वही हैं, जांच करने वाले भी वही हैं, न्याय करने वाले भी वही हैं, और उनका शब्द जो है वो अंतिम शब्द है। तो उनकी बात पर टिप्पणी करने के बजाय मैं कहूँगा कि गुजरात ने जो किसी भी उद्योगपति को जो अवसर प्रदान किया, वहाँ काम करने का जो वातावरण दिया, एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक न कोई लगा सका, न कोई केंद्र की सरकार या कोई एजेंसी उसको सिद्ध कर सकी है। आखिर लाखों रुपए प्रति एकड़ की दर से ली गई जमीन 1 रुपये प्रति मीटर क्यों दे दी? आपकी जानकारी के लिए हकीकत जी, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार जो वाघेला की थी, ये 1 रुपया जो मीटर की ज़मीन थी, वास्तव में ये उन्होंने दी थी। जो भाजपा की सरकार ने जो रेट उसमें दिया था वो लगभग 950 रुपये मीटर के हिसाब के रेट से दिया था। वह उनकी जानकारी गलत है, उनका कहना ही गलत है। चलिए सर, आखिर गुजरात की अगर बात की जाए तो आप एक रोल मॉडल उसको लेकर चलते हैं। वहीं अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो रॉबर्ट वाड्रा पर कहा गया है कि मोदी जी का अभी एक टीवी इंटरव्यू में देख रहा था, उसके अंदर कहा था कि हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बदले की भावना से किसी के प्रति भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भावना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नेतृत्व देश को जब प्रशासन का नेतृत्व करता है तब वह अपनी एक भावना देता है। देश के हित में न्याय हो, देश के हित में न्याय करते हुए कोई भी ऊंचा नीचा उसके साथ में भेदभाव ना हो, मेरा तेरा का भेदभाव ना हो। अगर देश का कोई दोषी है तो उस दोषी के साथ में देश के कानून और न्याय के तहत जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा उनको मिले। निश्चित प्रत्येक दोषी को देश की जनता के सामने भारत के कानून और न्याय की परिधि में कटघरे में खड़ा करके उसको सज़ा देना सरकार का कर्तव्य है। उसमें कतई भी कोई भी उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। सर, हरियाणा में जो इनेलो पार्टी है वो लगातार इलेक्शन के दौरान भी कहती रही है कि हम आपको समर्थन देंगे। कल को केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए अगर इनेलो के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या बीजेपी इनेलो से समर्थन लेगी? देखिए, मैं इस लोकसभा के चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी न कोई विचारधारा है, न कोई मुद्दा है। लोकसभा के चुनाव में किस मुद्दे पर वोट मांगे, क्या कह करके वोट मांगे, किस सरकार में खड़े होंगे, किस लिए वोट मांगे, तो कुछ न कुछ तो उन्होंने कि जो हवा और लहर, जो आंधी और तूफान मोदी जी के पक्ष में है, उसका नाम लेकर के वोट मांग करके एक प्रकार से उन्होंने मान लिया, वो सारी चीजें हो गई। लेकिन कल को अगर सरकार बनाने में कुछ शर्तों के साथ अगर आपको वो सहयोग देते हैं तो क्या आप उनका सहयोग लेंगे? देखिए, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। वो बहती गंगा में हाथ नहीं, वो बहती गंगा में नहा लिए, मान लिया मैंने। लेकिन मैं सीधा और स्पष्ट बात ये कहता हूं कि कल को अगर सरकार बनाने में इनेलो के सहयोग की जरूरत पड़ती है और वो कुछ शर्तों के साथ आपको सहयोग देते हैं तो क्या आप उनका सहयोग लेंगे या नहीं? आपको बता देता हूं कि टेलीविज़न चैनल्स के आप लोगों के सर्वेक्षण स्पष्ट बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है और 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के एनडीए अपनी सरकार बनाने वाला है। सर, मेरा सवाल वही है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है? जैसा आप कह रहे हैं कि ये कुछ होने वाला है, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है और इनेलो कुछ शर्तों के साथ आपको समर्थन देती है, हाँ या ना, एक सीधा स्पष्ट फेस टू फेस जवाब चाहता हूं कि आप समर्थन लेंगे या नहीं? ऐसी कोई स्थिति बनने वाली ही नहीं है।
ऐसी स्थिति एक कल्पना की अंदर भी हमारी नहीं आती है कि हमको लगता है 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक सक्षम, समर्थ, स्थिर और स्थायी और मजबूत सरकार देने वाले हैं। हमको किसी की कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। चलिए, मान लिया आपको आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जो प्रदेश के अंदर मौजूदा जो गठबंधन है, इसके अलावा भी क्या किसी पार्टी से कोई गठबंधन हो सकता है? आज जिस प्रकार का वातावरण है, भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो देश में लहर है, केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा भी आज नए सिरे से एक नई पीढ़ी, नया नेतृत्व, नई हरियाणा का निर्माण करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी मिल करके हरियाणा में वो परिवर्तन लाने में सक्षम है, समर्थ है। हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता का विश्वास अर्जन करने में ये गठबंधन सक्षम है और निश्चित तौर पर हम स्पष्ट पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाले हैं। सर, आप सरकार बनाने वाले हैं और वही जो गठबंधन की जो राजनीति है उसके अंदर कहा गया है कि पहले 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद जो 2.5 साल जो है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं 2-3 बार आपका नाम भी सामने आ चुका है। आप कितनी दावेदारी मानते हैं अपनी मुख्यमंत्री पद के लिए? मेरा दावेदारी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि हमारा कार्यकर्ता क्या करे, तो मेरे लिए जो भी मेरी भूमिका मेरा नेतृत्व तय करेगा, मैं उस भूमिका का निर्वहन करूंगा। सर, भविष्य के लिए कैप्टन अभिमन्यु के क्या प्लान है? इसी प्रकार से सहज भाव से, अपने समर्पण से, पूरी निष्ठा से, अपने संगठन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके देश और समाज के हित में काम करते रहना। क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? संगठन के हर आदेश का पालन करना है। अगर आपको विधानसभा चुनाव के लिए प्रपोज किया जाता है तो आप कहां से अपनी दावेदारी पेश कर? संगठन के आदेश का पालन करना है। आपकी पर्सनल इच्छा क्या है कि आप कहां से चुनाव लड़ें? जो भी संगठन की मैं इच्छा है, संगठन वो की बात नहीं कर रहा सर, मैं कैप्टन अभिमन्यु की बात कर रहा हूं, आपकी पर्सनल इच्छा की बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। कैप्टन अभिमन्यु कहां से चाहते हैं चुनाव लड़ें? हकीकत जी, जो भी संगठन की योजना और इच्छा होती है, सर, मैं उसका संगठन पालन की योजना सर्वोपरि है, मैं मानता हूं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की पर्सनल इच्छा भी तो कोई चीज होती है। मेरी आपकी पर्सनल इच्छा क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। देखिए, आप प्रवक्ता हैं, पूरे दिन लोगों को घुमाकर बिल्कुल आप उनको टैकल करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं सीधी और स्पष्ट बात चाहता हूं आपके मुंह से सुनना कि आखिर कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहें तो अगर उनको ये कह दिया जाता है आला कमान की तरफ से, चलिए संगठन ही ये कहता है कि कैप्टन साहब आप बताइए आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैप्टन साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं संगठन से निवेदन करूंगा कि आप जहां से उचित समझें, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सर, सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं है। मैं चुनाव लड़ना या ना लड़ना ये मेरा विषय नहीं है, ये संगठन तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो कौन सा लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये मेरी इच्छा का विषय नहीं है। क्या आप भविष्य में राज्यसभा में जाने की भी सोच रहे हैं? ये मेरी इच्छा का विषय नहीं है। चलिए, कैप्टन अभिमन्यु लगातार बातों को घुमाते जा रहे हैं, लेकिन जब सीधे और स्पष्ट बात की जाती है तो कहते हैं सभी चीज़ें संगठन पर छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारे साथ फेस टू फेस बातचीत के लिए कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा प्रदेश की किसी और शख्सियत के साथ। हकीकत कादियान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।